दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है हमारा सतत विकास। तो सतत विकास की बात करेंगे, सतत विकास के सभी पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सतत विकास को धारणीय या टिकाऊ विकास भी कहते हैं। सतत विकास का मतलब क्या होता है? धारणीय या टिकाऊ विकास भी होता है। कोई पूछ ले सतत विकास किसे कहते हैं, तो हमें क्या बताना है? सतत विकास विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है। सतत विकास क्या है? विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी है, इनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। हमें वर्तमान की पीढ़ी में भी और आने वाली जो पीढ़ी है, दोनों पीढ़ियों में क्या करना है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसे हम क्या कहेंगे? सतत विकास। सतत कहो या टिकाऊ, सतत या टिकाऊ विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना हम क्या कर रहे हैं? वर्तमान और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता नहीं कर रहे हैं, अर्थात समझौता किए बिना पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास करें। यही हमारा क्या कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा। आज के समय में हम जिस प्रकार का विकास देख रहे हैं, आज के समय में हम जिस तरह का विकास देख रहे हैं, इस प्रकार का विकास हमारी प्रकृति और वर्तमान की पीढ़ी हमारी प्रकृति को, वर्तमान की पीढ़ी को, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरनाक है, जिसमें हम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी मात्रा में विनाश कर रहे हैं, जो क्या आने वाली पीढ़ी के लिए कभी भी नहीं बच पाएगा। अब बात करते हैं सतत विकास क्यों जरूरी है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सतत विकास जरूरी है। जैसे पहला कारण आता है, जैसे हमारे ग्लोबल वार्मिंग। निरंतर औद्योगिकरण के कारण, अर्थात सारी दुनिया के अंदर औद्योगिकरण बढ़ रहा है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या प्रकृति पर अविश्वसनीय प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात ऐसा प्रभाव पड़ रहा है जिसको हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकृति के इस विनाश में अनेक प्रकार की खतरनाक ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि के घातक प्रभाव शामिल हो रहे हैं इसमें। लेकिन सतत विकास हमें उन कार्यों की अनुमति नहीं देता जिसके कारण से प्रकृति को इस प्रकार के घातक परिणाम झेलने पड़े, अर्थात प्रकृति के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करने से रोकता हमें क्या? सतत विकास इन सबसे हमें रोकता करने से। फिर प्रदूषण में वृद्धि न हो। सतत विकास की आवश्यकता इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रदूषण में वृद्धि न हो। क्यों? क्योंकि धारणीय विकास क्या करता? उन कार्यों की अनुमति नहीं देता जिनके द्वारा वर्तमान जीवन की आवश्यकता और उत्पादन के लिए प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। फिर बात करें भावी पीढ़ी की आवश्यकता और विकास में कमी। क्या भावी पीढ़ी की आवश्यकता और विकास में कमी ना हो, सतत विकास इस बात का समर्थन करता है कि वर्तमान में क्या विकास और आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अनवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल क्या सोच समझ कर करना होगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को संसाधनों की कमी महसूस ना हो। तो हमने देख लिया। अब तीसरा कारण आता हमें ये सतत विकास की क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रकृति की सुरक्षा के लिए। सतत विकास का मतलब यह नहीं है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को सोच समझ के इस्तेमाल करना है। क्या करना है? सोच समझ के इस्तेमाल करना है, जिससे हमारी प्रकृति की उपयोगिता तथा गुणवत्ता में कमी ना हो तथा आने वाली पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार का अवरोध या खतरा उत्पन्न न हो। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास इसलिए भी महत्वपूर्ण है जिसकी इसके द्वारा आर्थिक और सामाजिक विकास सही ढंग से किया जा सके। वह सतत विकास क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि इससे क्या आर्थिक और सामाजिक विकास क्या सही ढंग से किया जा सके, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण भविष्य में भोजन, पानी, ऊर्जा और संसाधनों की मांग में तेजी से बढ़ेगी, जिस कारण हमें क्या भयंकर दुष्परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमने सतत विकास की जरूरत देखी। फिर बात करें महामारियों पर रोक। जैसे 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 कि हम जानते हैं कि हमारे देश में अनेक प्रकार की महामारियाँ आई हैं, जैसे 1918 में इन्फ्लुएंजा, फ्लू। इसके कारण विश्व में 5 से 10 करोड़ लोगों की जान चली गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्यों? क्योंकि उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी, लोग कुपोषण के भी शिकार थे। इसी
के साथ आज हम कोविड-19 जैसी महामारियों को झेल रहे हैं, यही कारण है कि हमें सतत विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या है, महामारियों का पूर्ण रूप से निवारण कर पाएंगे। किसकी वजह से? सतत विकास के कारण। अब बात करते हैं सतत विकास का क्या महत्व है। सतत विकास के महत्व की बात करें तो सतत कृषि को बढ़ावा देना, जिससे कि जनसंख्या दबाव की स्थिति में भी खाद्य संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। तो सतत विकास के महत्व की बात करें तो सतत कृषि को बढ़ावा देना, जिससे जनसंख्या दबाव की स्थिति में भी खाद्य संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, किसके लिए जरूरत पड़ती है हमें सतत विकास की? बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और बात करें हम तो सतत विकास पद्धतियों से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने के लिए तथा साथ ही इस परिघटना को नियंत्रित भी करने के लिए। सतत विकास परंपराओं में संपूर्ण विश्व को आर्थिक रूप से टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। तो सतत विकास परंपराओं में क्या होता है? संपूर्ण विश्व को आर्थिक रूप से टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। संधारणीय विकास के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण संभव हो पाएगा। सतत विकास क्या वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भी सबसे उपयुक्त जरिया है, इसलिए ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सतत विकास के लिए भारत कौन कौन से प्रयास कर रहा है। सतत विकास के लिए भारत के प्रयास पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जी रहे 80 मिलियन या 8 करोड़ से अधिक परिवारों को भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया है। भारत अपने ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% करने की कोशिश कर रहा है। कि हमारा ऊर्जा के क्षेत्र में क्या गैस को 6 से बढ़ा के 15% करने की कोशिश कर रहा है। मार्च 2019 में भारत में स्थायी प्रौद्योगिकियों और अभिनव मॉडलों के माध्यम से लगभग 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया। कि हमने कैसे भी करके मार्च 2019 तक प्रत्येक गांव के अंदर विद्युतीकरण कर लिया है। जल जीवन मिशन के तहत 18 महीनों में 34 मिलियन से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन दे दिया गया और अब लगभग सभी घरों के अंदर नल कनेक्शन हो गया। उजाला कार्यक्रम के माध्यम से 367 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित किए गए, जिसने हर साल 38 मिलियन से टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया है। संरक्षण प्रयासों की बात करें तो इसके परिणामस्वरूप शेर, बाघ, तेंदुए, गंगा डॉल्फिन इन सब की आबादी में वृद्धि हुई है। तो इसकी वजह से क्या भारत के अंदर सतत विकास बढ़ रहा है। अब सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं। क्या सतत विकास लक्ष्यों की बात करें हम, जिन्हें क्या कहते हैं सतत विकास लक्ष्य को शॉर्टकट में कहेंगे एसडीजी। इसको वैश्विक लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें क्या संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और 2030 तक सभी लोगों के द्वारा शांति और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया है। 17 है ये टोटल, कितने 17 सतत विकास लक्ष्य क्या है टोटल है, जो ये मानते हैं कि एक क्षेत्र में की गई कार्रवाई दूसरे क्षेत्र में परिणामों को हमेशा प्रभावित करती है। अर्थात एक क्षेत्र में आप सुधार करेंगे तो दूसरे क्षेत्र में अपने आप ही सुधार होने लगेगा। विकास को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संधारणीयता को संतुलित करना है इसके जरिए में। अब बात करें 17 एसडीजी लक्ष्य 169 टारगेट्स, जिन्हें सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में 193 देशों के द्वारा अपनाया गया था। अर्थात जब सतत विकास लक्ष्य शुरुआत की गई थी तब इसमें 17 तो एसडीजी लक्ष्य थे हमारे और 169 क्या थे टारगेट्स। कब? सितंबर 2015 में। एजेंडा क्या था हमारा? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा एजेंडा था इसका। इनको 1 जनवरी 2016 से प्रभावी कर दिया गया। जो हमारे एसडीजी गोल्स है तो इन गोल्स को क्या 1 जनवरी 2016 से प्रभावी कर दिया गया। एसडीजी विकास के 3 आयामों को एकीकृत करने वाले वैश्विक लक्ष्यों की एक व्यापक सूची है। क्या है एसडीजी? क्या है? 3 आयामों को एकीकृत करने वाले वैश्विक लक्ष्य की एक व्यापक सूची है। साथ ही साथ इसके अलावा एसडीजी सार्वभौमिक, मतलब सभी विकसित हो, विकासशील और कम विकसित देशों के लिए अंतर संबंधित और अविभाज्य है। अब बात करें 2030 के इस वैश्विक एजेंडे के केंद्र में क्या सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कोई भी पीछे ना रहे। क्या इसका एक सिद्धांत है क्या कि कोई भी पीछे नहीं रहे, किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो वो बात है। अब धीरे धीरे संकेतक क्या 169 के साथ शुरू किया गया था, लेकिन अब कुल कितने संकेतक हो गए? कुल
244 संकेतक की पहचान हो गई है वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, और धीरे धीरे 244 से बढ़ के कितने हो गए हैं, 248 हो गए हैं। कितने, 248 हो गए। तो फ्रेमवर्क के अंदर हमारे संकेतक बढ़ते जा रहे हैं विकास के। बात करें सतत विकास लक्ष्य की, तो सतत विकास लक्ष्य 2030 तक और अधिक न्यायसंगत, शांतिपूर्ण, लचीले और समृद्ध समुदाय की ओर बढ़ने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क देता है। तो और ये क्या करता है, सभी को साथ लेके चलने की कोशिश करता है। सभी को क्या करता है, साथ लेके चलने की कोशिश करता है। अब बात करें आगे एजेंडा 2030 की। एजेंडा 2030 की बात करें तो एजेंडा 2030 के केंद्र महत्वपूर्ण आयामों की बात करते हैं। इसके 5 महत्वपूर्ण आयाम है। पीपल, जिसे 5 पीज कहते हैं। पी से पहला पीपल, पीपल का मतलब लोग। दूसरा प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। तीसरा प्लेनेट मतलब ग्रह। चौथा पार्टनरशिप मतलब भागीदारी। पांचवा पीस मतलब शांति। इन्हें 5 पीज के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे 5 प्रमुख आयाम है एजेंडा 2030 के। ठीक है, परंपरागत रूप से 3 प्रमुख तत्वों जैसे सामाजिक समावेशन, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, तो ये आप 3 प्रमुख तत्व जरूर याद रखना आप इसके अंदर कि कौन कौन से तत्व है। सामाजिक समावेश होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण। ये 3 हमारे प्रमुख तत्व हैं इसके। और इन्हीं के आधार पर क्या अवलोकन किया जाता है। सतत विकास की अवधारणा में एजेंडा 2030 को अपनाने के साथ इसे एक समृद्ध अर्थों में लिया है, जिसमें इस परंपरागत अवधारणा में 2 महत्वपूर्ण तत्व भागीदारी और शांति, इनको और जोड़ा गया। तो ये 2 शब्द आप जानना, भागीदारी और शांति। अब बात करें एक छोटी सी और, विश्व के नेता मिले। विश्व के नेता सितंबर 2019 में आयोजित होने वाले एसडीजी के शिखर सम्मेलन में मिले और सतत गोल्स को प्राप्त करने के लिए 10 साल बोले, 10 साल से कम समय बचा हमारे पास। और सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या 10 साल बचे हैं। इसीलिए इस अवधि को कार्रवाई दशक के रूप में घोषित किया गया। सतत विकास गोल्स को 2030 तक प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों को संचालित करने, राष्ट्रीय क्रियान्वयन को बढ़ाने, संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा समाज के सभी वर्गों को कार्रवाई दशक के लिए 3 स्तरों पर आह्वान किया गया। और 3 स्तर कौन कौन से, एक तुम्हारा वैश्विक कार्रवाई, स्थानीय कार्रवाई और आमजन की कार्रवाई। ठीक है, तो हमने किस तरह की कार्रवाई की गई, वैश्विक कार्रवाई, स्थानीय कार्रवाई और आमजन की कार्रवाई। तो अब बात करते हैं, अब 17 जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं उनके बारे में बात करें, तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला लक्ष्य आता है हमारा कौन सा, गरीबी का अंत। क्या, गरीबी का अंत। तो एसडीजी 1 का केंद्रीय विषय क्या है, गरीबी का अंत करना, जिसका उद्देश्य गरीब का उसके सभी रूपों में सभी जगह पर अंत करना है। पहला लक्ष्य क्या कहता है हमें कि गरीबी का अंत करना है, जिसका उद्देश्य क्या, गरीबी का उसके सभी रूपों में सभी जगह पर अंत करना है। गरीबी क्या होती है, एक बहुआयामी स्थिति है जो न केवल आय की कमी या संसाधनों की पहुंच को बताती है, बल्कि भूखमरी और कुपोषण के प्रकारों, सामाजिक भेदभाव तथा निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने में असमर्थता को भी दिखाती है। गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बात करें अगली आती है हमारे भूखमरी को समाप्त करना। कौन सा, भूखमरी को समाप्त करना। जो इंडेक्स 2 है, इसका उद्देश्य सभी लोगों को, विशेषकर कमजोर परिस्थिति में रहने वाले लोगों के पास पर्याप्त पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2023-30 तक भूखमरी और कुपोषण को हमें समाप्त करना। इसका उद्देश्य आम जन केंद्रित ग्रामीण विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ वर्ष 2030 तक कृषि उत्पादकता और आय को दुगुना भी करना है। तो ये हमारा एसडीजी 2 है, जिसका मतलब है भूखमरी समाप्त करना। तीसरा आता हमारा आरोग्य एवं कल्याण। एसडीजी 3 का उद्देश्य सभी अवस्थाओं में स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, आरोग्य को बढ़ावा देना, जो कि सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एसडीजी 3 क्या, सभी प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के निवारण पर केंद्रित है, जिसमें हमें क्या करना है, संक्रामक, असंक्रामक, पर्यावरण, रोग, प्रजनन, मातृ शिशु स्वास्थ्य, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण, किफायत दवाएं, टीकों, इन सब तक हमें पहुंच बनानी है। तो हमें तीसरे का मतलब आरोग्य और कल्याण है। चौथा आता हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसका उद्देश्य क्या है, सभी के लिए समावेशी
और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, जीवन पर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है, जो कि लोगों के जीवन और सतत विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस लक्ष्य का उद्देश्य सभी लड़के और लड़कियों के द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण करके सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। तो हमारा चौथा है हमारा कौन सा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा आता हमारा लैंगिक समानता। पांचवे का उद्देश्य क्या है, महिलाओं लड़कियों के विरुद्ध होने वाले सभी भेदभावों को हर जगह से अंत सुनिश्चित करना है। अतः हमें क्या है, हर जगह पे इस चीज को सुनिश्चित करना है कि लड़कियों और महिलाओं के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। महिलाओं तथा लड़कियों के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव का अंत करना न केवल मूलभूत मौलिक अधिकार है, बल्कि समाजों के सतत और स्थायी भविष्य के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है हमारा अगला लक्ष्य। अगला लक्ष्य हमारा शुद्ध जल एवं स्वच्छता। लक्ष्य 6 क्या, सभी के लिए जल और स्वच्छता से की उपलब्धता और सतत प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है। वैश्विक राजनीति के क्षेत्र में इसके प्रति बढ़ते ध्यान को दर्शाया है। शुद्ध पानी और स्वच्छता लोगों को रोगों से बचाती है और उन्हें आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करती है। वह एजेंडा 2030 मानता है कि सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धता ताजा जल के स्रोतों और पारिस्थितिक तंत्र के सतत प्रबंधन पर निर्भर करता है। तो हमारा छठा लक्ष्य क्या है, शुद्ध जल एवं स्वच्छता। सातवां आता किफायती और स्वच्छ ऊर्जा। सातवें का उद्देश्य क्या है, ऊर्जा स्तर में दक्षता में सुधार करना और नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग में वृद्धि करना और सभी के लिए सतत और आधुनिक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तो सातवां हमारा किफायती और स्वच्छ ऊर्जा है। आठवां हमारा सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास है। आठवां क्या, सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास। ये क्या करता है कि उत्पादकता और प्रौद्योगिकी नवाचारों के उच्च स्तर पर को अर्जित करके सतत विकास लक्ष्य को बढ़ावा देने पे केंद्रित है। ये भाई उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों को बढ़ावा देना है और इस लक्ष्य की कुंजी है। और बंधुआ मजदूरी, दास्तार, मानव तस्करी, इन सब का उन्मूलन करना हमारा इसका उद्देश्य है। सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास। नवा आता हमारा उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। क्या, नवे का उद्देश्य है लचीले आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचारों को बढ़ावा देना। अब सतत विकास के 3 महत्वपूर्ण पहलू बुनियादी ढांचा, औद्योगिकरण और नवाचार है। कौन कौन से, बुनियादी ढांचा, औद्योगिकरण और नवाचार, ये सतत विकास के 3 महत्वपूर्ण पहलू है। फिर बात करें अगला, तो अगला 10वां हमारा लक्ष्य आता है, जिसके अंतर्गत क्या है, असमानताओं में कमी लाना। इसके मध्य क्या है, इसके माध्यम से असमानता में कमी लाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य उम्र, लैंगिक, दिव्यांगता, धर्म और अन्य स्थिति के आधार पर देश के अंदर के साथ साथ देशों के मध्य आय की असमानताओं को कम करना है। तो हमारा SDG 10 का लक्ष्य क्या है, असमानताओं में कमी लाना। SDG 11 क्या कहता है कि हमारा संधारणीय शहर और समुदाय। SDG 11 के केंद्रों पर शहरों पर केंद्रित है। क्यों, क्योंकि विश्व की आधी से ज्यादा आबादी कहाँ, शहरों में रहती, और इस लक्ष्य का उद्देश्य शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और समन्वयनीय बनाना। हमारे जो 12वां आता है, इन स्क्रीन पर रोक के आप बाकी भी चीजें पढ़ सकते हैं। 12वां आता है हमारे उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन। लक्ष्य 12 का उद्देश्य क्या है, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन प्रतिमान सुनिश्चित करना है। और यह क्या है, यह गोल क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ एवं आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने और सभी की बुनियादी सेवाओं तक पहुंच, हरित और सम्मानजनक कार्य और एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन या प्रदान करने के लिए केंद्रित है। उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। स्क्रीन को रोक के आप पूरा पढ़ सकते हैं इसे। अगला क्या है, 13वां आता है जलवायु पर कार्रवाई। लक्ष्य 13 क्या, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आह्वान करता है कि जितने भी दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए आपको तत्काल कार्रवाई करनी है। आप स्क्रीन रोककर इसको और पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। हमारा 14वां लक्ष्य आता है जल में जीवन। जल में जीवन की बात करें तो सतत विकास हेतु 14वें में महासागरों, समुद्रों और सागरीय संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना है। लक्ष्य 14वें के अंदर जल में जीवन आता है। लक्ष्य 15 आता है। लक्ष्य 15 क्या है, भूमि पर जीवन। क्या है, भूमि पर जीवन। तो 15 का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना, सतत उपयोग करना, वनों का स्थायी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण को रोकना, भूमि क्षरण को रोकना, पुनर्स्थापित करना तथा जैव विविधता की हानि को रोकना है।
तो इस तरह हमने 15वां देखा भूमि पर जीवन। आप स्क्रीन को रोक के इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अगला आता है हमारा लक्ष्य 16 नंबर का शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं। एसडीजी गोल नंबर 16 क्या है? विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समुदायों को बढ़ावा देने और सभी को न्याय तक पहुंच प्रदान करने और सभी स्तरों पर प्रभावी, जिम्मेदार और समावेशी संस्थानों के निर्माण की मांग करता है। तो 16 वाला क्या करता है? शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं इसके अंदर आती है। तो आप इसको स्क्रीन को रोक के इसको पूरा पढ़ सकते हैं। 17वां गोल आता है हमारे क्या? 17वां गोल आता है कि लक्ष्य के लिए भागीदारियां। गोल 17 क्या? अन्य सभी सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण है और इस सतत विकास के लिए क्रियान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करने और वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करने की मांग करता है। तो इस तरह हमने 17 गोल देखे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको लिख लिख के याद करें। अब सतत विकास के लक्ष्यों के लिए भारत की प्रतिबद्धता की बात करते हैं। भारत के सतत विकास लक्ष्यों के सिद्धांतों और टारगेट्स के लिए प्रतिबद्ध है, अर्थात भारत क्या है? इसके लिए आगे बढ़ बढ़ के कार्य कर रहा है। इसके लिए हमारी नोडल संस्था कौन सी है? नीति आयोग। क्या है? इसके लिए हमारे नीति आयोग को एसडीजी को प्राप्त करने के लिए नोडल संस्था बनाए गए हैं, जो क्या है? सहकारिता और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना के साथ 2030 के एजेंडे का नेतृत्व कर रहा। कौन? हमारी नीति आयोग। आप इसको देख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। कौन? नीति आयोग हमारी इसके एजेंडे को कार्य कर रहा है। अब बात करें इसकी, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई को राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क को विकसित करने का दायित्व दिया गया है। जो भी हमारा फ्रेमवर्क है उसमें किसको कितने पॉइंट दिए जाएंगे, ये कौन तय करेगा? राष्ट्रीय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। और तो ये काम इसके द्वारा किया जाएगा। आगे बात करें इसके, तो ये चीज़ें आप अब बात करें तो कितने फ्रेमवर्क के अंदर कितने संकेतक हो गए? टोटल 284 संकेतक हुए हैं, जबकि जब शुरू किया गया था तब 169 संकेतक थे। अब क्या है? 284 संकेतकों के आधार पर ही ये कार्य किया जाता है। अब बात करें एसडीजी इंडिया इंडेक्स की, अर्थात भारत के अंदर कैसे कार्य चल रहा है। तो नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स विकसित किए गए, तो एसडीजी मॉनिटरिंग के द्वारा किए गए प्रयासों के एक महत्वपूर्ण उपकरण या साधन है। इस इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सांख्यिकीय डेटा केम्स को रेखांकित करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जिसमें सुदृढ़ और निरंतर डेटा संग्रहण की आवश्यकता है। अब बात करें एसडीजी इंडिया इंडेक्स में समग्र स्कोर 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। इसमें क्या है? इंडेक्स के अंदर हर राज्य को क्या है? 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश गोल के अंतर्गत टारगेट्स को प्राप्त करने में अच्छा प्रदर्शन करता है उनको उसी श्रेणी के आधार पर बांटा जाता है। इस आधार पर 4 श्रेणियां बनाई गई: अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। 100 के स्कोर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अचीवर कहेंगे। 65 से 100 के बीच वाले होंगे उनको फ्रंट रनर कहेंगे। 50 और 65 के बीच वाले होंगे ना, उनको हम क्या कहेंगे? परफॉर्मर। और 50 से कम होंगे उनको क्या कहेंगे? एस्पिरेंट कहेंगे। तो आप इनको याद कर सकते हैं। अब सतत विकास के लिए हमारे राजस्थान की प्रतिबद्धता देखते हैं। राजस्थान किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध और समर्पित है। राज्य में सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को गति प्रदान किए। राज्य में एसडीजी के क्रियान्वयन के संदर्भ में संपादित की गई बहुत सारी पहले। सबसे पहले हम संस्थागत व्यवस्था देख लेते हैं। जैसे हमारे केंद्र के अंदर एसडीजी को लागू करने की संस्था कौन सी है? नीति आयोग। वैसे हमारे राज्यों में कौन सी? आयोजना विभाग इसका नोडल विभाग है। राज्य में कौन सा है? राजस्थान में आयोजना विभाग इसका नोडल विभाग है। राज्य में सतत विकास लक्ष्य 2030 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय योजना भवन जयपुर में एक कमरा या प्रकोष्ठ बनाया गया है। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन मॉनिटरिंग समिति का गठन है। अब वैसे राज्य स्तर पे भी क्या है? इसका गठन किया गया है। तो राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति की अनुशंसा के अनुपालन में प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा राज्य में सतत विकास लक्ष्य के क्रियान्वयन में 8 सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया गया है। कितने? 8 सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया गया है। तो राज्य स्तर पे तो सचिव आएगा, मुख्य सचिव। और जिला स्तर की बात करें तो इसके लिए में किसको चुना गया है अध्यक्षता में? जिला कलेक्टर को। तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हमारे जिला स्तर पर एसडीजी क्रियान्वयन समिति है।
अब पर्यवेक्षण और प्रकाशन की बात करें तो अभी लेटेस्ट में बस 6वां संस्करण छापा गया है, जो मार्च 2024 के अंदर छापा गया था। तो आप बात करें एसडीजी इंडेक्स की, कौन सा संस्करण आया है? हमारे 2024 का 6वां संस्करण। पहला कब आया था? 2018 में। तो एसडीजी इंडेक्स हमारा 6.0 चल रहा है। पहला वाला कब आया था? 2018 में। बात करें इसमें तो झुंझुनू का स्कोर देखें तो 66.44। पहले मैं आपको स्कोर दिखा देता हूँ। तो स्कोर आप देख सकते हैं सबसे पहले कि किस राज्य का कितना स्कोर है। तो इसमें हमारे झुंझुनू है, झुंझुनू का 66.44 के साथ सबसे टॉप पे, और जैसलमेर के कितने 50.63 के साथ सबसे लास्ट में। पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 59.11 है। कितना? 59.11 है। तो 50.63 के साथ क्या है? जैसलमेर सबसे लास्ट में। तो ये हम बाकी बाकी देख सकते हैं। जयपुर का कितना है? 60.07 स्कोर। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो अभी इस इंडेक्स में क्या है? झुंझुनू तो टॉप किया है, जैसलमेर की बात करें तो 50.63 स्कोर के साथ सबसे नीचे है। तो सतत विकास लक्ष्य केंद्र के द्वारा राज्य में सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य संकेत फ्रेमवर्क विकसित किया गया है। एक बात और, जैसे केंद्र के लिए तो 17 लक्ष्य होते हैं और राज्य के लिए 16 ही लक्ष्य होते हैं, 17वां लक्ष्य नहीं होता। आप ये भी याद रखेंगे। और बाकी चीज़ें आप स्क्रीन को रोककर ठीक से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अभी हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। ये आपके लिए लाए गए हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें क्या है कि जानकारी तो काफ़ी सारी है, लेकिन ये कुछ जानकारी क्या है, प्री मेंस और केवल जनरेटिव होती है, अर्थात केवल नॉलेज के बेस से होती है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत कम जानकारी है इसके अंदर, तो आप इनको देख सकते हैं। धन्यवाद।